हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का नमस्कार। आप सभी लोगों का डिफेंस कॉम्पिटिटिव क्लासेस जो वर्दी वाली क्लास है जिसका मकसद है वर्दी पहनाना, आपका स्वागत है। क्योंकि याद रहे दोस्तों, चेहरे क्रीम पाउडर से नहीं चमकते हैं, चेहरे चमकते हैं तो काबिलियत से। जब आपके बदन पर 3 स्टार की वर्दी लगी होगी तब आपके चेहरे पूरी दुनिया में अलग ही उनका नज़ारा होगा, सर्वश्रेष्ठ होंगे। दोस्तों, एक सबसे बड़ी समस्या आती भाषा को लेकर के। लोग कहते हैं अंग्रेजी, अरे अंग्रेजी आप मत सीखें, आप हिंदी सीखें। आपके पास सर्वश्रेष्ठ भाषा, जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भाषा हिंदी है। क्योंकि हिंदुस्तान का व्यक्ति कितनी भी इंग्लिश सीख ले लेकिन स्वप्न हमेशा हिंदी में देखता है। क्योंकि दोस्तों याद रहे, भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान होता है। इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ सदैव एक सही मार्ग पर चलती है। इसीलिए आप अपने रास्ते को खुद चुने, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई भी नहीं जानता है। तो आप सभी लोगों का आज की क्लास में, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, जिससे आप यूपी पुलिस, अग्निवीर, किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। क्योंकि सिलेक्शन आपका, ये क्लास आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। पढ़ो वहाँ से जहाँ से आपका सिलेक्शन हो सके। जो सिलेक्शन की काबिलियत तारीफ जो क्लासें होती हैं आप उनको पढ़ें। मायने ये नहीं रखता है कि बहुत बड़ी सजी हुई दुकान पर ही बेहतर उत्पाद मिलते हैं, ये दिमाग से निकाल दो। हमेशा अच्छे और बढ़िया उत्पाद छोटी दुकान से मिलते हैं। तो आप इस बात को लेकर कभी परेशान मत होना कि वहाँ पर बेहतरीन फैकल्टी है, वहाँ पर बेहतरीन कैमरे हैं, वहाँ पर सब कुछ बेहतरीन है। तो इसका मतलब ये नहीं वहाँ पर शिक्षा भी बेहतरीन है। हमेशा और हमेशा सजी हुई और बड़ी दुकानों पर कभी भी बेहतरीन प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार से एजुकेशन, दुकानों को बेहतरीन वो सजाते हैं जो प्रोडक्ट अच्छा नहीं देते हैं। इसीलिए वो लोग अपनी बिल्डिंगों को सजाते हैं जो बेहतर से बेहतर शिक्षा देने में असफल होते हैं, जो बेहतरीन नहीं कर सकते। छोटी दुकानें आपको सस्ते में बेहतर तरीके से चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। तो इसी एटीट्यूड के साथ आप पढ़ाई करें और इस क्लास का मस्ती से आनंद लें, मस्ती करें, क्योंकि ये क्लास आपके सिलेक्शन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं भूगोल। अब भूगोल से आज हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वी से संबंधित सभी प्रकार की गतिविधियां, और यहाँ से हर प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी सभी लोग जानते हैं, हमारी पृथ्वी सौर मंडल का एक ग्रह है। पृथ्वी सौर मंडल का एक ग्रह है। सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं, उसमें से पृथ्वी हमारा एक ग्रह है। पृथ्वी का एक उपग्रह भी है जिसका नाम है चंद्रमा। पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। तो पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा सौर मंडल का ग्रह है जिस पर जीवन है, और सौर मंडल का एकमात्र ग्रह पृथ्वी ही है जिसे, या जो नीला ग्रह कहलाता है। इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। जब इसे अंतरिक्ष से देखा जाता है तब ये नीली दिखाई देती है, इसीलिए पृथ्वी हमारी नीला ग्रह कहा जाता है। उसके पश्चात पृथ्वी सूर्य से दूरी के आधार पर देखा जाए तो सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी का स्थान तीसरा है। सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी का तीसरा नंबर है। जबकि आकार के आधार पर देखा जाए, आकार के आधार पर देखा जाए तो 5वां स्थान आता है। हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा? चंद्रमा। पृथ्वी अंतरिक्ष से कैसी दिखाई देती है? नीली दिखाई देती है। पृथ्वी की सूर्य से दूरी के आधार पर कौन सा स्थान है? तो सूर्य की दूरी के आधार पर तीसरा स्थान है।
उसके पश्चात इसका आकार क्या है, तो आकार के आधार पर देखा जाए तो पृथ्वी हमारा पांचवा ग्रह है। इसके पश्चात पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। पृथ्वी का द्रव्यमान, तो पृथ्वी का द्रव्यमान देखा जाए तो 5.97 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। वहीं अगर पृथ्वी की त्रिज्या की बात की जाए तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो पृथ्वी की त्रिज्या की यदि हम बात करें तो 6400 किलोमीटर है। हमारी पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश को आने में समय कितना लगता है, सूर्य के प्रकाश को आने में लगा समय, तो पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश को आने में लगा समय कितना है, 8 मिनट 20 सेकेंड, इतना समय लगता है। तो दोस्तों पृथ्वी सौर मंडल का एक ग्रह है, उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी एकमात्र सौर मंडल का ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य से दूरी के आधार पर देखें तो पृथ्वी तीसरा ग्रह आता है, जबकि आकार के आधार पर देखें तो पांचवा है। द्रव्यमान 5.97 इंटू 10⁻24 किलोग्राम है। त्रिज्या 6400 किलोमीटर है और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। इसके पश्चात चंद्रमा के प्रकाश की बात करें तो चंद्रमा के प्रकाश को 1 मिनट या ऐसे लिख लो 1.3 सेकेंड का टाइम लगता है। तो दोस्तों ये चीज आपको समझ में आई। अब हम आगे बढ़ते हैं। आराम से वीडियो को रोक करके नोट करना है, और आप जिस दिन परीक्षा हाल में बैठेंगे और एग्जाम से बाहर निकल कर आएंगे, आपको इस क्लास का तब आपको इस क्लास का महत्व समझ में आएगा कि हाँ सच में ये क्लास ले ली होती, अच्छे से शिद्दत से नोट करके कर ली होती तो आज हम अच्छा एग्जाम करते। क्योंकि ये क्लास आपको केवल और केवल सिलेक्शन के लिए ही बनाई जा रही है। इसके सिवाय इस क्लास का कोई मकसद है केवल और केवल आपका सिलेक्शन, आपके पेरेंट्स का सपना पूरा करना इस क्लास का मेन मकसद है। इसके बाद पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी की गतियों की बात करें तो इसकी दो गति हैं। पहली घूर्णन, इसको हम दैनिक गति भी कहते हैं, घूर्णन या दैनिक गति। दूसरी होती है परिक्रमण, या इसी को हम वार्षिक गति भी कहते हैं, वार्षिक गति भी कहते हैं। तो घूर्णन गति और परिक्रमण गति। घूर्णन गति क्या है और परिक्रमण गति क्या है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.1/2 अंश झुकी है। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। झुकाव कितना है पृथ्वी का अपने अक्ष पर? झुकाव नोट करेंगे 23.1/2 अंश झुकी हुई है। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो पृथ्वी को एक जब चक्र पूरा होता है, मतलब कहने का है पृथ्वी जब अपने अक्ष पर गति करती है तो पृथ्वी की अपने अक्ष पर की गई गति को ही हम पृथ्वी की घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर जिस गति से, और पृथ्वी सदैव पश्चिम से पूरब की ओर गति करती है, पश्चिम से पूरब की ओर गति करती है और पृथ्वी को अपने
अक्ष पर जिस वेग से गति करनी होती है, जिस वेग से घूमती है, उसी को घूर्णन गति कहते हैं। अब पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर को पूरा करने में घूर्णन गति करती है अपने अक्ष पर, और एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड का समय लेती है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पृथ्वी की घूर्णन गति किसे कहेंगे। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही घूर्णन गति कहलाता है। एक चक्कर को पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड का टाइम लगता है। इसी गति के कारण दिन और रात होते हैं। लेकिन क्या होता है, दिन और रात छोटे बड़े होते हैं, तो पूछ दिया जाता है कि दिन रात छोटे बड़े होने का कारण क्या। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23 सही 1/2 अंश झुके होने के कारण दिन और रात छोटे बड़े होते हैं। समझ में आया। उसके बाद परिक्रमण गति। परिक्रमण गति की बात करें तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर भी घूमती है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर घूमती है तो इस गति को हम लोग परिक्रमण गति या वार्षिक गति कहते हैं। और पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन का टाइम लेती है। 365 दिन और 6 घंटे का समय लेती है। परिक्रमण गति का मतलब या वार्षिक गति का मतलब पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर गति करना ही परिक्रमण गति या वार्षिक गति कहलाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने में एक चक्कर जब लेती है तो एक चक्कर में 365 दिन और 6 घंटे का समय लेती है। पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर एक चक्कर अपना पूरा करती है तो 365 दिन 6 घंटे का समय लगा लेती है। और इसी परिक्रमण गति के कारण ऋतुएं आती हैं, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। समझ में आ गया होगा। घूर्णन गति क्या थी? पृथ्वी के द्वारा अपने अक्ष पर जिस वेग से गति की जाती है उसे घूर्णन गति कहते हैं। इस दौरान एक चक्कर को पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड का टाइम दिया जाता है। जबकि जब पृथ्वी अपने अक्ष के साथ घूमने के साथ साथ जब सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर घूमते तब एक चक्कर को पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लेती है। इसी के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। समझ में आई बात? इसके पश्चात क्या होता है, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो कभी किसी स्थिति में ये सूर्य के काफी नजदीक आ जाती है और कभी ये सूर्य से काफी दूर चली जाती है। तो कब ये सूर्य के नजदीक आती है तब उस घटना को क्या कहते हैं, कब सूर्य से ये दूर चली जाती है तो उस घटना को क्या कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है, जब पृथ्वी सूर्य के पास या नजदीक होती है तब इस घटना को उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर। इस दौरान पृथ्वी या सूर्य के बीच की दूरी की बात करें 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। और ये घटना कि अगर हम लोग बात करें जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच जब नजदीकियां आती हैं, जब पृथ्वी सूर्य के काफी पास आ जाती है तब उस दौरान या उस स्थिति की घटना को हम लोग उपसौर की घटना कहते हैं। तब सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो 14.70 करोड़ किलोमीटर की रह जाती है और ये घटना 3 जनवरी को होती है। 3 जनवरी की घटना है। तो याद रखेंगे ये डेट कि उपसौर की घटना
कब होती है? तो 3 जनवरी को। इस दौरान पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है। तब दूरी कितनी होती है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। और जब पृथ्वी सूर्य से दूरी पर होती है, अधिकतम दूरी पर होती है, तब उस घटना को क्या कहते हैं? अपसौर। अपसौर कहते हैं। तब सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर। ये घटना 4 जुलाई को घटती है। ये घटना 4 जुलाई को घटती है। तो जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति करती है, उस दौरान 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के काफी नजदीक आ जाती है, जिसे हम उपसौर कह देते हैं। तब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर की हो। और 4 जुलाई वाले दिन पृथ्वी सूर्य से काफी दूरी पर पहुंच जाती है, जिसे हम अपसौर की घटना कहते हैं। तब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर हुई। वैसे सूर्य और पृथ्वी की औसतन दूरी देखें, औसत दूरी अगर कोई पूछ दे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर होती है। तो दोस्तों, ये समझ में आई है? अच्छे से नोट करेंगे। हर एक फैक्ट कितना महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में बैठने पर के बाद आपको पता चलेगा कि कितने महत्वपूर्ण है। आगे अब क्या होता है, जब पृथ्वी घूमती है तो इस दौरान पृथ्वी की स्थितियां भी बदलती हैं। पृथ्वी की स्थितियां भी बदलने लगती हैं। क्या होता है, जैसे मान लिया ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारी विषुवत लाइन है, जिसे हम 0 अक्षांश रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। इस भूमध्य रेखा के नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं और ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। तो इस भूमध्य रेखा से 23.1/2 अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में, 23.1/2 अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा होती है, कर्क रेखा। और दक्षिणी गोलार्ध में 23.1/2 अंश अक्षांश की बात करें तो ये मकर रेखा होती है, मकर रेखा होती है। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधे लंबवत पड़ती हैं, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधे लंबवत पड़ती हैं, तब इसे कहा जाता है कर्क संक्रांति। ये किरणें 21 जून को पड़ती हैं। कब पड़ती हैं? 21 जून को। इसीलिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और रात छोटी होती है। तो अगर पूछा जाए कि उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि हम लोग तो उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। क्यों? क्योंकि इस दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधे लंबवत परपेंडिकुलर गिरती हैं, तभी उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा रात छोटी। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा रात बड़ी होती है। ये महत्वपूर्ण है। 21 जून ध्यान रखेंगे, 21 जून को उत्तरी
गोलार्ध में दिन बड़ा होता है और रातें छोटी होती हैं। तो 21 जून समझ गए। 21 जून को सूर्य की प्रकाश किरणें जब कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो इस घटना को तो हम कर्क संक्रांति कहते हैं। उसके पश्चात उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन और रातें छोटी, लेकिन इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात लेकिन दिन छोटा होता है। समझ। इसके पश्चात 22 दिसंबर की बात करें। बाईस दिसंबर को क्या होता है कि सूर्य मकर रेखा पर सूर्य की प्रकाश किरणें 22 दिसंबर वाले दिन मकर रेखा पर सीधे लंबवत पड़ती हैं। तब 22 दिसंबर वाले दिन दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा रात छोटी, लेकिन इसके ठीक विपरीत 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में रात बड़ी दिन छोटा होता है। तो 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधे लंबवत पड़ती हैं। तब दक्षिणी गोलार्ध पर दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है। तो समझ गए। 21 जून को सूर्य की प्रकाश किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा रात छोटी, लेकिन इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में पूछा जाए तो रात बड़ी दिन छोटा। 22 दिसंबर को सूर्य की प्रकाश किरणें मकर रेखा पर लंबवत आपतित होती हैं। तब दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा रातें छोटी, लेकिन इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में रात बड़ी दिन छोटा होता है। समझ में आएंगी बातें, अच्छे से नोट करेंगे। इसी कड़ी में एक बहुत महत्वपूर्ण विषुव इक्विनोक्स विषुव। अब विषुव क्या होता है? तो विषुव की बात की जाए, पृथ्वी की वह स्थिति जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर, इस भूमध्य रेखा इसे कहें या इसी को विषुवत रेखा कहें, इसी को हम जीरो अक्षांश रेखा कह देते हैं। तो कई इसके सारे नाम है, तो इसे हम विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, जीरो अक्षांश रेखा कहते हैं। तो विषुव का मतलब पृथ्वी की वह स्थिति जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत आपतित होती हैं, लंबवत गिरती, आपतित का मतलब गिरती हैं, तब इस स्थिति में दिन और रात की अवधि जो है, समय है, वो समान होते हैं, मतलब दिन और रात बराबर बराबर होती है। ये विषुव होता है। लेकिन ये घटना घटती कब है? तो विषुव का मतलब जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, तब दिन और रात की अवधि बराबर होती है। दिन और रात बराबर होती है। ये घटना कब होती है? तो 21 मार्च की बात करें तो 21 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधे लंबवत पड़ती, तब 21 मार्च वाले दिन और रात बराबर होते हैं। इसको हम लोग वसंत विषुव भी कहते हैं। वसंत विषुव भी कहते हैं। इसके पश्चात 23 सितंबर ध्यान रखेंगे, 23 सितंबर वाले दिन भी
सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत आपतित होती तब दिन और रात की अवधि बराबर होती है। अब इसे कहते हैं हम लोग शरद विषुव। शरद विषुव। यूपी पेड में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार कि 21 मार्च को कहा जाता है शरद विषुव, बसंत विषुव, इस तरीके से ऑप्शन दिए थे। तो बसंत विषुव, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, बस इसीलिए आपसे कहते हैं पढ़ो वो जो आपको सिलेक्शन दे, वो कुछ भी ना पढ़ो जो आपके काम का ना हो। जो चीजें काम की नहीं से क्यों फालतू पढ़ रहे, कोई मतलब नहीं। आप एक स्मार्ट स्टडी करें, एक स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करें और वो आप पढ़ें, अपना विवेक यूज करें और इस तरीके से पढ़ाई करें कि जो आपके कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाएं और फिर देखें कि हाँ कितना यहाँ से आ रहा, क्योंकि फालतू नहीं यहाँ पढ़ाया जाता, यहाँ वही पढ़ाया जाएगा जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होता। और जिस दिन आप एग्जाम में बैठेंगे, पेपर मिलेगा, आपको क्लास का महत्व समझ में आ जाएगा कि हाँ सच में कितनी महत्वपूर्ण क्लास थी। आगे ज्वार भाटा। ज्वार भाटा। अब ज्वार भाटा क्या है? तो ज्वार भाटा का मतलब होता है सूर्य तथा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल का ऊपर उठना तथा नीचे गिरना ही ज्वार भाटा कहलाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि ज्वार भाटा आने का कारण क्या है? तो सीधा सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण, गुरुत्वाकर्षण शक्तियों के कारण जो समुद्र का जल है इसका ऊपर उठना तथा नीचे गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। फिर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्वार भाटा 24 घंटे में कितनी बार आता है? तो ज्वार भाटा 24 घंटे में 2 बार आता है। तो सबसे पहले ज्वार भाटा का मतलब क्या है? सूर्य और चंद्रमा, सूर्य तथा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्तियों के कारण ज्वार भाटा आता है। 24 घंटे में कितनी बार आता है? 2 बार आता है। कितनी बार? 2 बार आता है। इसके पश्चात जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी सीधी रेखा में होती है, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, सीधी रेखा में होती है जब सूर्य है। सबसे पहले तो ज्वार भाटा किसे कहेंगे? सबसे पहले तो सूर्य तथा चंद्रमा की जो आकर्षण शक्तियां, गुरुत्वाकर्षण शक्तियां हैं, इनके कारण सागरीय जल मतलब समुद्र के जल का ऊपर उठना तथा नीचे गिरना ही ज्वार भाटा कहलाता है। 24 घंटे में कितनी बार आता है? तो 24 घंटे में यदि बात की जाए तो 24 घंटे में 2 बार आता है। जब कंडीशन है, पूछा जाता है, इस बार 2023 के यूपी पीसीएस में पूछा गया था कि दीर्घ ज्वर कब आता है? दीर्घ का मतलब सबसे शक्तिशाली ज्वर कब आता है? तो सूर्य चंद्रमा पृथ्वी जब एक सीधी रेखा में होते हैं तब दीर्घ ज्वर आता है। दीर्घ ज्वार, दीर्घ मीन्स बड़ा, दीर्घ ज्वार आता है। फिर निम्न कब होता है?
जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी समकोण पर होती है, समकोण पर होती हैं, तब निम्न ज्वार आता है, निम्न ज्वार आता है। तो दोस्तों, आशा है, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया और आपको हर एक फैक्ट सेलेक्ट मिला है। कितनी मेहनत से इस चीज को निकाल के पढ़ाया आपको, आपने ईमानदारी से चीजों को नोट किया और आप एक बार रिवाइज करके एग्जाम में जाना, देखना फिर इस क्लास का महत्व कितना है। तो आशा उम्मीद है आप लोगों ने चीज़ों को नोट कर लिया है। आज हम लोग यहीं तक रहते हैं, कल हम लोग आगे पढ़ते हैं। और आप दुनिया के और भारत के सर्वश्रेष्ठ मित्र हैं, इसलिए एक मित्र के नाते, भारत के नागरिक के नाते इस क्लास को हर किसी दोस्त के पास शेयर करें, क्योंकि हर एक दोस्त आपका भी अपने मम्मी पापा, माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से लगा हुआ है। अगर आप ये क्लास उसके पास भेजेंगे तो आप उसकी सफलता में ये क्लास कितना महत्व, कितना इसकी इम्पोर्टेंसी होगी, और जब उसका सिलेक्शन होगा तो आपको वो याद नहीं, आपको वो बड़ी शिद्दत से याद करेगा कि हाँ, आपने इस क्लास को भेजा और इस क्लास से इतने क्वेश्चन आ गए और इसी क्लास की बदौलत मेरा सिलेक्शन हुआ। वो हमेशा आपका आभारी रहेगा और आप भारतीय एक सर्वश्रेष्ठ मित्र की तरह आप उसके साथ इस क्लास को शेयर करने की कृपा करेंगे। तो आशा उम्मीद है कि आप शेयर करेंगे और बताएंगे कि ये क्लास का महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंसी कितनी है, कितना बेहतर चीज़ों को दिया जा रहा है। इसीलिए सभी दोस्तों को भेजें और उन्हें कहें कि पढ़ो, 2 महीने पढ़ के तो देखो, उसके बाद एग्जाम में बैठना। पहली बार में आप सेलेक्ट होकर के जब दुनिया के सामने, जब अपने घर में आएंगे, तब लोगों को लगेगा कि हाँ, पढ़ाई कहाँ से की। तब उन्हें भी एक बार बता देना कि हाँ, वो क्लास कितनी महत्वपूर्ण है। तो आगे हम लोग कल पढ़ते हैं, यहीं तक रखते हैं।